अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पर बात करेंगे। गंदम की फसल इस वक्त किस मरहले पर है? क्या अब फसल को पानी की ज़रूरत है, खाद की ज़रूरत है, क्या देखभाल है जो हमने करनी है? क्योंकि अब जो है पैदावारी अमल जो है वो करीब आ रहा है, पैदावार हमने उठानी है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहले ही रकबा कुछ कम है, तो हम पैदावार बढ़ाकर ये कमी पूरी कर सकते हैं। गंदम के हवाले से बहुत सारे खदशात भी हैं और आइंदा आने वाले साल जो है वो बड़े अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल नज़र आ रही है और पाकिस्तान को ख़ुद भी गंदम जो है वो दरामद करना पड़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप ज़राअत ऑफ़िसर हैं, महकमा ज़राअत से मुंसलिक हैं। उनसे जानेंगे कि महकमे का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान खान साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान में। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं मलिक मोहम्मद इमरान साहब, काश्तकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पहले तो हमें ज़रा मजमूई सूरत हाल बताइएगा कि आप विज़िट करते होंगे फील्ड्स में, तो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? गंदम अच्छी नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रही है? और ये खदशात थे कि जी मौसम जो है वो कोई गर्म हो रहा है तो उससे जो है वो दाना छोटा रह जाएगा, तो वैसे अब मजमूई सूरत हाल है क्या? जी थैंक यू बुखारी साहब, शुक्रिया। असल में अब जो सूरत हाल है इस वक्त गंदम की वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। बीच में से जिस तरह थोड़ा सा गर्मी का एक स्पेल आया था, हाँ हाँ। फिर फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो खतरा थोड़ी था कि बहुत ज़्यादा रेस कर जाएगा रेस टेम्परेचर, ऐसा हुआ टेम्परेचर नहीं है। ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, खुदा ना अभी तक खास्ता तो ठीक अगर है ऐसा मामला। हो हाँ जाता तो अल्लाह ना करे तो हाँ हाँ, फिर हमारी जो प्रोडक्शन थी वो ठीक है। काफ़ी हद तक कम हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हालात काफ़ी अच्छे जा रहे आप हैं। मुतमईन हैं जी गंदम की अल्हम्दुलिल्लाह, फसल जी से? जी। मतलब आपसे मुराद महकमा ज़राअत महकमा ज़राअत भी पूरा मुतमईन है, मुतमईन हमारे है? फार्मर भी मुतमईन है ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। क्योंकि जो थोड़ा सा टेम्परेचर हमें डाउन मिल गया, हाँ हाँ। इसके लिए जो ग्रेन फिलिंग का टाइम था वो हमारे प्लांट को मिल गया, जिसकी वजह से दाना अभी अपनी आपकी ग्रोथ ख्वाहिश डेवलप भी होगी करेगा। कि ऐसा मौसम बरकरार रहे, तो ये कितने अरसा मजीद अगर ये टेम्परेचर राइज नहीं करता तो हमें सूट करेगा? ये हमें 25 मार्च तक अगर हमें बारिशें ना मिले, जिस तरह आज का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बारिशें ना मिले? बारिशें ना मिले, बारिशें अगर हुई तो क्या होगा? बारिशें हो जाएंगी तो इससे लॉजिंग का खतरा हो सकता है, गंदम गिर सकती है। ठीक है। क्योंकि अगर गंदम गिर जाती है तो इससे पैदावार जो है ना अच्छा, वो अगर जो लाइट हमारा रेन होती है, हल्की लाइट बारिश हल्की हो, सी रेन हो लेकिन हवा का जो स्पीड है वो भी हाँ, कम रहे, वो तो कम रहे। ये हमारे लिए बेटर है। अच्छा, इस पे भी बात करेंगे कि ख़ास तौर पे इस मौसम में कोई तूफ़ान आ जाता है, तेज़ आंधी आ जी जाती जी। है, तो उसमें अमूमन फसल गिर जाती हाँ है। जी। तो गिर जाती है तो फिर उसको बचाना कैसे है, इस सारी सूरत हाल पे भी हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है गंदम जिस मरहले पर है, अब ये बीमारियों के फेज़ से निकल गई है या अभी बीमारियों का फेज़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी। बिल्कुल, जो है जो सूरत हाल है इस टाइम पूरे पंजाब में इसमें जो गंदम की ख़ास बीमारी होती है हम उसको रस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। जिसको कुंगी के नाम से ठीक मशहूर है। है। इसकी 3 अक़साम होती हैं और अगर हम बात करते हैं उनमें जो 2 अक़साम है वो ज़्यादातर पाई जाती हैं हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में। ठीक है। उसमें हम उसको येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। चूँकि हमने इस दफ़ा जो है वो जिस तरह से, और ये जो बीमारी है ये मौसमी सूरत हाल या बारिशों के ऊपर जो है इसका इन्हिसार सबसे ज़्यादा होता है। हम जो है हमारे इस टाइम जो इस साल बारिशें हैं वो ना होने के बराबर या बिल्कुल नहीं हुई, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है इसका जो ख़ास महीने होते हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने होते हैं। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च में हल्की सी बारिश या 3-4 दिन के लिए बारिश होती है तो इससे ये बीमारी के फैलने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब नमी इसको जो जी, है फैलाव का सबब बनती है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो नमी है इसके ठीक है। फैलाव का मौजिब बनती है। ठीक है। चूँकि इस साल बारिशें बहुत कम हुई हैं, हाँ हाँ। इसलिए इस बीमारी का खदशा जो है वो ना होने के बराबर ना है। होने के, लेकिन आगे स्पेल एक मुतवक्को है बारिशों का अमूमन जो है ना वो, जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पे जब रमज़ान मुबारक आता है तो उस दौरान जो है ना अल्लाह ताला रहमत भेजता है कि भाई चलें रोज़गार जो है वो आसानी हासिल कर लें, तो उसमें भी अब ये है इम्कान के बारिशें वारिशें शायद हों। बिल्कुल, बारिशें हैं लेकिन उसके लिए बीमारी के हवाले से जो कोई खदशात नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि मोस्टली जो यहाँ पे गंदम काश्त हुई है वो ठीक है। अर्ली सोइंग हुई है अर्ली सोइंग उसकी। हुई है। ठीक है। और अर्ली सोइंग का ये फ़ायदा होता है कि जब ये फसल बड़ी होती है, जब इसमें फ्लावरिंग होती है या जब दाना बन रहा होता है तो उस स्टेज से जो है ना जब बीमारी जब फैलती है तो उससे ये फसल आगे निकल चुकी होती है, ठीक है। इसलिए बीमारी को फैलने का मौका नहीं आप मिलता। जायज़ा भी ले रहे होंगे अब, वैसे आपकी नज़र में मजमूई फसल कैसे खड़ी हुई है गंदम जी, की? इस टाइम जो पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में जो फसल है वो इंतहाई शानदार है। जबकि ये हो सकता है कि जो लेट सोइंग हुई है दिसंबर में या दिसंबर के अवाइल आखिर में जो सॉरी सोइंग हुई है उनके ऊपर खदशात हैं।
कि उसके ऊपर जो है, क्योंकि अभी वो फसल जो है वो कच्ची है, तैयार नहीं हुई, ठीक है। तो उसके ऊपर खदशात हैं बीमारी इस फैलने पे के। हम डॉक्टर साहब ज़रा डिटेल से बात करेंगे इनकी बीमारियों पर, और ख़ास तौर पे अगर कोई इस तरह अटैक होता है तो कंट्रोल हमने कैसे करना है। जी मैं ज़रा बिल्कुल। इमरान साहब को शामिल कर लूँ। मलिक साहब ये बताइएगा कि आपने अगेती काश्त की है या लेट काश्त की है? सर मेरे पास अगेती काश्त भी है और पछेती काश्त भी पछेती है। भी है। तो जी जी। अगेती कैसी खड़ी हुई है फसल और पछेती कैसी खड़ी हुई है? जो रकबे कुछ अच्छे हैं वहाँ पे तो बेहतर है, जो अच्छा। रकबे थोड़े हल्के हैं उनमें थोड़ा सा मतलब उनकी जो है प्रोडक्शन भी कम आएगी। अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी का जो अटैक है। अच्छा, मैं यही आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जो रकबे आपके हल्के होते हैं, जी जी। ठीक है, उनको बेहतर करने के लिए आप कुछ नहीं करते, बस ये तय कर लेते हैं कि ये रकबा हल्का है और बस इस पे जो है ना ये नहीं हमारी सर, पैदावार पे देखिए कम आएगी? करते तो हैं उसे बेहतर करने के लिए, मतलब कि उसको उसके अंदर धान लगा देते हैं। हाँ हाँ, धान लगाने से भी अगली दफ़ा जब गंदम की फसल लगती है ठीक है। तो बेहतर उससे एवरेज जो है निकाली जा सकती है। हाँ, लेकिन मकसद ये है कि अब हल्के रकबे को छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इस बिल्कुल। पे हम गंदों में बात करते हैं। मैं ज़रा गुलाम मुस्तफ़ा साहब से ये जी जानना चाहूँगा कि ये बड़ा अहम पहलू है। हमारे यहाँ अक्सर काश्तकार ना वो ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं कि ये रकबे हल्के हैं जी, ये रकबे बेहतर हैं, तो हम रकबे पर अगर फोकस करें तो उनको बेहतर किया जा सकता है और उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है। जी जी, बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। आजकल नए ट्रेंड्स आ गए हैं जिसके अंदर हम फार्म यार्ड मेन्योर की एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम ग्रीन मेन्योरिंग की तरफ आ सकते हैं, हम ऐसी लेग्यूमिनस तो क्रॉप्स फार्मर क्यों नहीं आता? हमने अक्सर फार्मर को देखा है कि उन्होंने ज़हनी तौर पे वो तैयार हो जाते हैं कि जी ये रकबा हल्का है, बस इसको इसी तरह ट्रीट करना है। अब फार्मर खर्चा को ज़्यादा होता है क्या, मसला नहीं, क्या है? खर्चा ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमारा फार्मर कहता है कि मैं ये काम ना करूं, हाँ, कि सुस्ती मैं का शिकार। सुस्ती का शिकार कुछ हो जाते हैं। ठीक है। तो अदरवाइज रकबे को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह लिग्यूमिनस क्रॉप्स लगा दें आप हाँ उसके हाँ। अंदर, पहले बरसीम तो ये लूसन है कि वगैरह। आप सॉइल टेस्ट करवाएं ना, हाँ जी। जो आपका रकबा हल्का है जी जी। उसकी ज़मीन का तजिया करवाएं। हाँ जी, पहले आप सबसे पहले उसका तजिया कराएं ताकि ठीक है। फार्मर को पता चले कि इसकी ईसी कितनी जा रही है, इसमें कोई सोडिसिटी का इशू है, पीएच कितनी है, ठीक है। अवेलेबल पोटाश कितनी है, फास्फोरस कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है। तो फिर हमारा महकमा ज़राअत तोसीक का अमला फील्ड असिस्टेंट यूनियन काउंसिल लेवल पर मौजूद होता है, हमारा फार्मर उससे कंसल्ट करके यही अकॉर्डिंग मलिक टू। साहब से पूछे, मलिक साहब आपके जो हल्के रकबे हैं कभी आपने तजिया करवाया उसकी मिट्टी का? जी सर, ये तो करते हैं, आते हैं हाँ ज़राई फार्म से जो भी बता रहे हाँ। हैं आप डॉक्टर खुद भी साहब। कभी अपनी मट्टी लेके गए तजिए के लिए हल्के जी रकबे बिल्कुल, वाली? अब तो लेबॉर्ट्री हमारे साथ ही बन ठीक है। गई है, तो हम फिर जाते हैं। आपने कोशिश नहीं की उनको बेहतर नहीं करने की? कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, अपना रकबा उसको बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा, ज़्यादा ये जो कोशिश कर ग्रीन रहे हैं। मनोवरिंग की बात कर रहे हैं जी कि भी जी। आप उसमें कोई ऐसी फसल काश्त करें, जैसे अभी आपने खुद भी जिक्र किया, बिल्कुल तो बिल्कुल। काश्त करें और फिर उसको रोटावेट कर दें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी, उससे जो है वो सूरत हाल बेहतर हो जाती है। बिल्कुल तो ये आप करते रहते हैं? सर करते रहे, लेकिन कुछ रकबे ऐसे हैं ना जो कराटे होते हैं, जो बिल्कुल जो है ना नीचे से ही ख़राब होते हैं। हाँ हाँ तो जैसे नहर की फल सफाई होती है, उनमें से ट्रालियाँ लेकर हाँ हाँ। वो ऊपर डाल के कुछ हम उसको बेहतर करते हैं। जिम्मेदार सुस्त नहीं होता, लेकिन वो अपने रकबे को अच्छा करने के लिए बहुत बेहतर करता है, कोशिश तो करता है ना वो। हाँ। अच्छा, कि ये बात तो सही है कि हाँ जिम्मेदार का तो बराह रास्त कंसर्न है ना, नफ़ा भी उसी को होना है, नुकसान भी उसी को होना है, तो उससे ज़्यादा विजिलेंट कौन हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद जो है ना, हम बहुत सारे मामलात में रिवायती अंदाज में फंसे हुए उसे बाहर निकल नहीं रहे। ये अभी इन्होंने जिक्र किया मालिक साहब ने कि कुछ रकबे नीचे से ही बड़े कमज़ोर हैं, तो ऐसे रकबों को भी बेहतर करने की कोई फार्मूले मौजूद हैं? जी, जो नीचे से होते हैं उसके लिए है कि आप इसके अंदर डीप प्लोइंग करें ताकि उसका जो एक हार्ड पैन बना हो उसको ट्रीट करें, जिप्सम की एप्लीकेशन करें। और इसके अलावा आप जो ट्यूबवेल का पानी, इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। और ख़ासकर जिस तरह मलिक साहब अपने इलाका बता रहे हैं, वहाँ पर जितना भी पानी हमारा लग रहा है वो सीवरेज का वाटर लग रहा है, जिसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब बेशक ज़ाहिर हमारा फार्मर खुश हो जाता है कि जी इसके अंदर जो वो है तो ये समझता है कि इससे फर्टिलिटी हो रही है फर्टिलिटी ना। इंक्रीज हो रही है, लेकिन लॉन्ग रन जो है वो उसका ना सिर्फ इंसान की सेहत के ऊपर उसके जो हैवी मेटल्स उसके अंदर होते हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारी ज़मीन को वो डिटेरियोरेट भी कर रहे होते हैं, उससे हमारी ज़मीन भी ख़राब हो रही होती है। अक्सर कोई इस पे आपने स्टडी भी करवाई है यूनिवर्सिटी के अंदर कि ख़ास तौर पे ये जो हम सीवरेज का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी अच्छा, इसमें ना दो पहलू हैं। अब इसमें बहस का एक पहलू ये आ जाता है कि नहीं इसमें तो बड़ी फर्टिलिटी है, हम जो कुछ चाह रहे होते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र तो वो अवेलेबल है उसमें। जी दूसरा पहलू ये आ जाता है कि नहीं ये नुकसानदेह है। तो आपकी जो साइंस है वो क्या कहती है? जी बिल्कुल। अगर बीइंग अ फार्मर देखा जाए तो इसमें बहुत फ़ायदे हैं, और बीइंग अ साइंटिस्ट अगर देखा जाए तो इसमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, उसमें ये होता है कि जब गंदा पानी लगाते हैं तो उससे उसके अंदर कुछ हैवी मेटल्स होती हैं जो प्लांट्स के अंदर जो है वो ऐड हो जाती हैं, और जैसे ही हम उसको कंज्यूम करते हैं तो बराह रास्त हमारी बॉडी में जाती हैं, और जिससे बीमारियों का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। हैवी मेटल्स जो है कैसे शामिल होते हैं? ये पानी के अंदर मौजूद होती हैं,
और जिस तरह से अब ये सीवरेज का पानी, क्योंकि इसमें ह्यूमन वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। तो हाँ इंडस्ट्री हाँ तो जी। गुलाम हसन साहब इसमें हैवी मेटल्स कैसे हैवी जाते मेटल्स मैं डॉक्टर साहब बताता हूँ। जिस तरह हाँ। अब हम घर में डिटर्जेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने ओके। कपड़े धोने हैं, ठीक है, हमने बर्तन धोने हैं, वो साबुन वो है, साबुन है, वो हमारे चला पास गया, सर्फ शैम्पू है, शैम्पूज अच्छा वगैरह हैं, ठीक है, या और भी कोई डिफरेंट चीज़ों की हम कोई मेटल्स वगैरह को साफ कर रहे होते हैं, हाँ उसके हाँ साथ भी कुछ मेटल्स फ्रिक्शन के साथ वो उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक अगर है, हम इसको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर हमारा जो वाशरूम का पानी है उसकी सीवरेज का सिस्टम अलग होगा, हमारे किचन का जो हैगा वो अलग होता है, लेकिन हमारा अनलकीली इकट्ठा ही होता है, और उससे भी के भी बाद हम इसको ट्रीट नहीं करते। वो लोग ट्रीट करते हैं, ट्रीट ट्रीट करते करने के हैं। बाद देन उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं। हम एक तो दोनों कंबाइन कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये साबुन और ये शैम्पू वगैरह इस तरह के डिटर्जेंट हैं, इनका डिटर्जेंट, पानी भी जो है वो हाँ जी, इसके ठीक साथ नहीं साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल है, जिस तरह हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हाँ हमारी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही लगी होती लगी हैं, हुई है, तो वो ठीक भी है। अपना जैसे ही अभी शहर में मटेरियल, चमड़े के कारखाने लगे हुए और हैं छोटे से, हाँ वो जी, सारे वो इसी सारे चीज़ों में इसी के अंदर शामिल डालते हैं और वही सीवरेज का वाटर हमारा एग्रीकल्चर लैंड को लग रहा है। खराब कर रहे हैं, ठीक है। मलिक साहब आप भी ये सीवरेज का पानी इस्तेमाल करते हैं आपके सर इलाके में? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है तकरीबन सबसे पूरी दुनिया में बेस्ट निज़ाम है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। हाँ हाँ जब हम ये पानी लगाते हैं ना, इसमें जिम्मेदार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जब हम नहर का पानी लगाएंगे, हम एक स्प्रे करेंगे या दो करेंगे। जब हम गंदा पानी, या हम मतलब कि एक वो डाल रहे हैं तो हम लगा रहे हैं। अब नहर में, अब तो हर नहर में गंदा पानी हाँ आपको जी, नजर आता है, तो उसमें शामिल हो रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कुछ इसका बेहतर हल निकालें कि अपना पानी जो सीवरेज का उसको कहीं और जगह, ये नहर में जब डालते हैं ना, ये जिम्मेदारों को ये जो सोचते हैं ना कि इनको फायदा हो रहा है, लेकिन हमें बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जमीनें भी खराब हो रही हैं, जमीनें भी खराब, उनकी औसत पैदावार इसी वजह से कम हो रही है। औसत पैदावार में बहुत ज्यादा। इस पे ना कोई एक पूरा प्रोग्राम करते हैं हाँ ताकि जी, इस पे बिल्कुल सारी बिल्कुल। सूरत देखें। आपसे मैंने पूछा था कि आपकी ज़्यादा गंदम अगेती है या पछेती है, इस पे मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर मज़ीद डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम गंदम पे बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मलिक साहब, अभी आपने बताया कि मेरी कुछ जो है गंदम अगेती है और कुछ पछेती है। आप वैसे औसत गंदम की पैदावार लेते क्या हैं पिछले सालों में, अगर देखा जाए तो? सर देखा जाए पिछले साल तो कम आई है औसत, कितनी आई? क्योंकि टेम्परेचर भी पिछले साल आपको पता है कि हाँ कुछ ये ज़्यादा ही रेस था, कर गया। और बारिश भी आ गई थी। कितनी औसत कितने ली पिछले वैसे साल? 35 से 40 मन, अच्छा जो अच्छा रकबा इर्द उसकी गिर्द के 40। जो काश्तकार थे उनकी क्या थी औसत? बस वो जो इससे भी कम होगी वो तो। इससे भी कम है। हाँ जो थोड़ा मेहनत कर गए हैं उनकी थोड़ा ज़्यादा आई है, 45 मन भी आई है। ठीक है। 50 से भी कुछ मतलब प्लॉट जो हैं वो 50 से ऊपर चले गए हैं। हाँ, हाँ। कुछ कम हुई है, कोई 30 मन, कुछ 25 मन भी हुई है। तो अच्छा इस तरह से ये मैं अभी यहीं से शुरू करूँ, मतलब ये बताइएगा कि हमें जो मौजूदा, एक तो ये है ना कि हम प्रोग्रेसिव फार्मर्स को देखें या दुनिया में जो मैकेनाइजेशन है उसको देखें, उसको छोड़ दें, हमारे जो अपने दस्तयाब वसाइल हैं इसके अंदर रहते हुए हमें हमारे काश्तकार को आइडली कितनी पैदावार लेनी चाहिए? सर जो हमारे वसाइल से अवेलेबल है ना, हमारा फार्मर को चाहिए कि वो 40 मन तक तो जाए। 40 मन तो लेना 40 चाहिए मन लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि 31, 32, 33 मन जो है ना वो ऑन एन एवरेज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें 5-7 मन इंक्रीज़ करना चाहिए। इसमें चंद एक छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमारा वो फार्मर आपके प्रोग्राम के बिहार पे मैं अगर ये बात करूँ कि सबसे पहले बात ज़मीन की अच्छी तरह तैयारी, अच्छे बीज का इस्तेमाल, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जिसमें हम बोलते हैं मतवाज़न खादों का इस्तेमाल होना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। किस वक्त लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, ये 4-5 चीज़ों को हमारा फार्मर फोकस कर ले, उसकी पैदावार इंशाल्लाह 40 मन ऑन एन एवरेज आसानी से आ जाती है। जो जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया, जो बंदे 50 मन से अबव ले रहे हैं वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द के सराउंडिंग के एरिया के होते हैं, पानी भी उनके पास वही अवेलेबल है, एंड माइक्रो क्लाइमेट भी वही एक है। खेत वाला 50 मन ले रहा है और दूसरा 7 वाला 25 मन ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वसाइल भी वही खर्च कर रहे हैं और उसको सोचना चाहिए कि कहाँ बस उसका वही कि जिस तरह इन्होंने फरमाया मलिक साहब ने कि इनकी कुछ गंदम जो है वो गेती है, कुछ दरमियानी, कुछ पछेती है। अब जो क्योंकि अब एग्रीकल्चर जो है ना वो बड़ी मैकेनाइज और मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारे फार्मर को भी इस तरह ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन नहीं जो दुनिया में है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेहतर किया जा सकता है ना इन्हीं वसाइल। मॉडर्नाइजेशन इन सेंस कि उसने देखना है कि मैंने खाद कितनी डालनी है। ठीक है। इस तरह पंजाबी में कहते हैं अन्नेवा इस्तेमाल नहीं करना खाद का ना पानी का। पहले पानी इस्तेमाल करता था हमारा फार्मर, आ गया लगा दो जी, ऐसा नहीं है। ठीक है।
बैलेंस चीज़ें हमारी अच्छा रखनी पड़ेगी। मालिक साहब, क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि इस दफ़ा आपकी अगेती जो फसल है उसकी पैदावार कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो अभी तो पकने के मरहल में है, अंदाजा, इससे अंदाजा हो जाता मतलब कि बारिशें नहीं होती है। हाँ, तो 45 से 50 मन तो लेंगे इंशाल्लाह अगेती में और बिल्कुल। पछेती में जो पिछेती है उसमें भी 35 से 40 मन 35 से 40 तकरीबन। मन। वो भी अच्छी फसल बन गई है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम अच्छा रह गया है, कोहरे पड़ गए हैं, उसकी वजह से जो ट्रेडिंग हुई है वो ज़्यादा हो गई है। हाँ, ये जो दिन गुजरे हैं पिछले, इसमें हम तवक्को कर रहे थे कि अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन ये है कि अल्लाह ने मेहरबानी की है दोबारा और अभी भी सूरत हाल ठीक है। बिल्कुल अभी भी ठीक है। और अगर ये इसी तरह हफ्ता 10 दिन और निकल जाते हैं तो फिर सूरत हाल आंधी जो है वो ना आए या हवाएं ज़्यादा ना चलें। ठीक है। तो इस वक्त आपको खौफ क्या है भाई यही बारिशों का, और जो है हवाएं ज़्यादा जो है वो इसी मौसम में अफेक्ट करती हैं ज़्यादा। ठीक है। तो ये ना हो तो खर्चा क्या किया अब तक आपने जो फसल पे, जरा हमें थोड़ा सा बताएं। ये असल में काश्तकार भी देख रहे हैं ना जी, उनके लिए गाइडलाइन भी हो जाती है। क्या खर्चा कर चुके हैं आप? खर्चा यही है, नीचे DAP डाली है कितनी? 1 बोरी। ठीक है। तो ऊपर 2 बोरी यूरिया लगाई है। ठीक है। बाकी जो एक स्प्रे की है। बाकी आजकल वो बीज का भी रेट काफ़ी ज़्यादा था इस साल जो। तो आपने बीज अपना रखा हुआ था? जी बीज अपना रखा हुआ था। ठीक। पिछली दफ़ा रिजल्ट ठीक आया उसका? हाँ जी, पिछली दफ़ा। तो ये खाद दस्तयाब थी मार्केट में या मुश्किल हुई है? बस मुश्किल हुई है। क्या रेट ली है यूरिया, क्या रेट मिल रही है? यूरिया पहले तो 2700 का लिया था। हाँ। फिर 3200 का। अब 3400 का भी मिल रहा है। 3400 रुपये। तो अब तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम ज़रूरत के टाइम जो है हमने 3400 का लिया। वो जब आपको यूरिया चाहिए थी उस वक्त भी वो मेरा ख्याल है डीलर्स को लाजमी कर दिया कि जी ये DAP भी साथ बेचे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों जी मुस्तफा साहब, ये तो बड़ी इनह्यूमन सिचुएशन है कि जी जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो भी आप साथ लेके जाएं जी, फिर हम देंगे यूरिया। नहीं, असल में इस तरह से था कि डीलर हजरात ये चीज़ चलती रही है कि वो कहते थे कि चूँकि हम जो है टाई अप में लेते हैं कंपनी से माल, मसलन अगर वो एक DAP लेंगे तो साथ उनको 2 यूरिया तब कंपनी दे रही होती थी। तो इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट पंजाब ने बड़ा एक्शन लिया है। नहीं सर, इस वक्त आप देखें, आपने शायद सुना होगा पिछले दिनों ये अपना फर्टिलाइजर एसोसिएशन वाले स्ट्राइक पे थे, और यही वजह थी कि ये जो अपना रेट था डाउन भी हो चुका था इनका। इसके पीछे सिनेरियो ये था कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहते कि नहीं, जिस वक्त फार्मर को यूरिया की ज़रूरत है तो आप यूरिया प्रोवाइड करें, आपने DAP नहीं लेना। ठीक है। तो लेकिन ये रेट भी ज़्यादा मिलता रहा फार्मर को, मजबूरन वो लेता रहा। ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट सारे शोबों में यही हालात हो गए। लेकिन अगर खाद भी जो है वो सीज़न में भी अगर ब्लैक में मिल रही हो और महंगे दामों में मिल रही हो तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल। खाद की अवेलेबिलिटी तो थी, अवेलेबिलिटी बस तो थी, पीछे इशू यही था कि वो हमारे तहत कोशिश तो यही थी कि हम फार्मर को जो है वो कंट्रोल रेट पर प्रोवाइड करवाएं। क्या कॉटन से वो स्टोर कर लेते हैं क्या? हाँ, वो बेसिकली स्टोर कर लेते हैं इसको। और आपको पता है जिस तरह चीनी स्टोर हो जाती है, पता चलता है थोड़ा सा ऑयल स्टोर हो जाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह फिर ये खाद है। खाद को तो खैर ज़्यादा अरसा स्टोर रखा नहीं जा सकता होगा। नहीं सर, रखा जा सकता है। यूरिया कितना अरसा रखी जा सकती है? यूरिया आप ऑलमोस्ट 6 माह तो आराम से रख सकते हैं। प्रॉब्लम बनती है हमारी उसकी, अपना जो गंवारा खाद होती है उसको नहीं आप स्टोर कर सकते, वो फिर या DAP जो है वो भी साल तक स्टोर हो जाती है। प्रॉब्लम आती है उसकी गंवारा खाद की, क्योंकि गंवारा खाद को अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो उसके अंदर जो है ना वो हार्ड हो जाती है, और कभी कभार तो ये होता है कि उसका पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, वो ज़ाया हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि बीमारियां अटैक करती हैं। आपने रस्ट का जिक्र किया, और भी बीमारियां उनको भी देखते हैं। तो रस्ट जो है अभी जो फसल पछेती है और फिर बारिशें हों तो उसमें ख़दशा होगा कि रस्ट का अटैक हो सकता है। तो रस्ट की प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हो सकते हैं जिनसे हम बच सकें कि भी रस्ट अटैक ना करे? और अगर रस्ट का अटैक हो जाता है तो फिर हमने क्या करना है काश्तकार के तौर पर? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इस हवाले से बीइंग अ साइंटिस्ट हमारे बहुत से कंसर्न है उन प्रैक्टिस से जो नहीं होनी चाहिए फील्ड के अंदर। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी किसान किसी फफूंदी कुछ फंजीसाइड का इंतखाब करता है तो वो स्पेसिफिक नहीं करता जो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए करनी चाहिए। और फिर जब वो उसकी सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन करने के बाद जब उस पर स्प्रे करता है तो या तो वो ओवरडोज करता है या तो अंडरडोज करता है। ठीक है। अब ओवरडोज करने का नुकसान ये होता है, उसको लग रहा होता है कि अगर मैं दवाई की मिकदार बढ़ाऊंगा तो मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है। जबकि बीइंग अ साइंटिस्ट हम ये देख रहे होते हैं कि इससे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पैथोजन है या जो बीमारी है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ रही होती है। अच्छा। और इसी वजह से वक्त के साथ साथ स्प्रे करने के बावजूद भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती। तो
हम किसानों से हमेशा ये इल्तमास करते हैं कि जब भी आप स्प्रे करें तो एक स्पेसिफिक स्प्रे करें और दूसरा उसको ओवरडोज ना करें ठीक है। और ज़्यादा स्प्रे ना करें, ठीक है, रिकमेंडेशन जो है उसी के मुताबिक आप उसके इसको मुताबिक करें। स्प्रे यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब हम बीमारियों को स्टडी करते हैं तो बीमारियाँ जो है गंदम के अंदर ख़ास तौर पे 2 तरह से फैलती हैं। ठीक है। एक ऐसी बीमारी जो हवा के ज़रिए फैलती है, एक ऐसी बीमारी जो बीज के ज़रिए से फैलती है। ठीक है। रस्ट जो है ये बेसिकली हवा के ज़रिए से फैलती है। एक बीमार पौधे से सेहतमंद पौधे पे हवा के ज़रिए जाएगी, अच्छा, जबकि फिर तो ये मुतादी मर्ज हो गया ना जी ये? बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और जबकि कुछ ऐसी बीमारियां गंदम में जो बीज के ज़रिए से फैलती हैं, इसलिए ठीक है। हम ये फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि जब भी आप बीज का इंतखाब करें तो सेहतमंद होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जब भी फसल पकने के करीब होती है तो उसके सिट्टे के ऊपर जो है वो ब्लैक स्पॉट्स या काले धब्बे बनना शुरू होते हैं। ठीक है। तो फार्मर हजरात ऐसा करते हैं कि उस पर स्प्रे करते हैं, जबकि ये इंतहाई नॉट रिकमेंडेड है। अच्छा। क्योंकि फसल पक के तैयार होने लगी होती है, तो जब आप स्प्रे करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो दाने पे पड़ती है, और गंदम एक ऐसी जो है उसको हम डायरेक्ट पीसने के बाद कंज्यूम करते हैं, तो वो केमिकल जो है वो आपकी खुराक के अंदर शामिल हो जाता है। लेकिन लोग परवाह नहीं करते कि हमने तो नहीं खानी, लोगों जी ने बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा। उसमें ये जो एहतियात है इसकी वो ये है, क्योंकि जो सिट्टे के ऊपर काले धब्बे बनते हैं ये बीमारी जो है बीज के ज़रिए से फैलती है। अच्छा, ये बीज के जी बीज के ज़रिए से फैलती है। इसलिए जब आप बीज का इंतखाब करें तो ऐसी फसल से लें जिस पे ये बीमारी ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से बीज आपके पास आ गया है तो आप जब इसको काश्त करें तो हमेशा फफूंदी कुछ जहर की ट्रीटमेंट के साथ ही काश्त करें, जो कि बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जा रहा। फॉलो नहीं किया जा रहा। मलिक साहब, ये अभी रस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल। आपको भी खौफ है रस्ट का इस वक्त, अटैक का, या नहीं है? जो अब मौजूदा मौसम चल रहा है इसमें तो नहीं है। नहीं है, इतना नहीं है। अगर बारिश हो जाती है उसके बाद, लेकिन आप वैसे रस्ट को मैनेज कैसे करते हैं अमूमन? अगर रस्ट का हमला हो जाता है आपकी फसल तो पर हम तो क्या कोई करते हैं? अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका स्प्रे करते हैं। FMC हो गई, सिजेंटा। कितने स्प्रे करते हैं, एक या दो? एक स्प्रे स्प्रे करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये आप एहतियात करते हैं सिटी पर बराह रास्त स्प्रे ना हो? जाहिर सी बात है, एहतियात करते हैं। हमने खुद भी तो वही गंदम खानी होती है, तो उसमें वो तो बड़ा आसान है कि आप अपना एकड़ बचा लेंगे जो आप नहीं, ये अब वो एकड़ बचाएंगे तो उसकी औसत पैदावार तो कम आएगी ना। ठीक है। अच्छा, तो ये बीमारी ऐसी है। ये डॉक्टर साहब आपने बताया कि इसमें ना एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैल सकती है, तो अगर कहीं रस्ट का अटैक हो जाता है तो काश्तकार को क्या करना चाहिए? उस पौधे को उखाड़ दे या उस पौधे को भी मैनेज करे जहाँ पर ये अटैक है, शदीद अटैक है? जी, इसमें ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे हमें बारिशों के बारे में पेशीन गोई पे अपनी ख़ास नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है। कि अगर बारिशें मुतवक्के हैं तो फिर उस लिहाज से आपने अपनी प्लान करना है। उसमें ये होता है कि अगर बारिशें मुतवक्के हैं तो आपने जनवरी के 15 फरवरी के बाद, मोस्टली जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने ज़्यादातर जो है वो मोस्ट क्रिटिकल होते हैं, जिसमें ये बीमारी ज़्यादा फैल सकती है। ख़ास तौर पे हम फरवरी को फोकस करते हैं, 15 फरवरी के बाद में। अगर बारिशें मुतवक्के हैं तो किसान हजरात जो हैं वो उस हिसाब से अपना प्रिकॉशनरी स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं वन टाइम। ठीक है, प्रिकॉशनरी स्प्रे कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन वो सवाल वही रह गया कि अगर किसी पौधे पर बहुत ज़्यादा अटैक है नजर आ रहा है तो उसको स्प्रे से मैनेज करना है या उसको उखाड़ दिया जाए? उसको स्प्रे से मैनेज किया जाता है, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ऐसा होता है कि जो बीमारी जो है ये फैल चुकी होती है। और हमें बाज़ औक़ात जब ये पत्ते के ऊपर पीला रंग हमें नज़र आता है तो उसका मतलब ये होता है कि बीमारी मुकम्मल तौर पे फैल चुकी है और अब ये नमूदार हो रही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किस पे पौधे पे है या किस पे नहीं है। बाज़ औक़ात हमें नज़र नहीं आ रही थी लेकिन वो पौधे के अंदर जो है वो असर उसमें आ गया है। जी तो बिल्कुल आप ऐसे एक पौधा उखाड़ रहे हैं तो इसके बेहतर ये हल है कि आप स्प्रे करें, स्प्रे ही सारी फसल को। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इस वक्त जो है हमें गंदम की फसल के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है जिसको हम मैनेज कर सकें? और पानी बड़ा महंगा हो गया है ना जी जी, और ख़ासतौर पर बिजली के नर्ख भी जो है वो बढ़ गए हैं, तो उससे जो है वो लोग एहतियात कर रहे हैं, तो क्या एक पैटर्न क्या अडॉप्ट करना चाहिए? इस वक्त जो हमारी अगेती और अपना गंदम है ना, और अगर हम मुल्तान की विजिनिटी के अंदर देखें तो तकरीबन 80% हमारी गंदम जो है वो मेच्योर हो चुकी है और उससे पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हाँ, जो बहुत ज़्यादा लेट गंदम है उसके लिए मैं अपने फार्मर्स को ये इल्तमास करूँगा कि वो अपना इन्वायरमेंट का या बारिश की पेशन गोई को देखते हुए फिर पानी लगाएं। बल्कि मैं ये करूँगा कि अगर ये 2-3 दिन तक इस तरह बारिशों का हमारा स्पेल आ रहा है तो इसको ज़रा देख लें, अगर इसमें बारिश हो जाती है तो ये सफिशेंट है, मज़ीद पानी लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस वक्त जो है पानी के मरले से ऑलमोस्ट गंदम की फसल बाहर निकल आई है, क्योंकि अगर आप पानी लगाएंगे और अगर जिस तरह टेम्परेचर डाउन जा रहा है अगले 5-7 दिन के लिए, और जो टेम्परेचर डाउन तभी जाता है जब ठंडी हवाएं हमारे इलाके में आएंगी और वो स्पीड से आती हैं, तो अगर पानी लगा हुआ होगा
विंड की स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी तो वो लॉजिंग का खतरा होगा, गंदम गिर जाएगा और दाना आपका पिचक जाएगा। ठीक है, इसमें मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की फसल पर बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, अभी जो है आपके लिए एक बुरी खबर आई कि वो जो बिजली पर सब्सिडी दी हुई थी हुकूमत ने, वो वापस ले ली है। बिल्कुल। क्या तासुरात हैं इस पर आपके? तो देख लें, पहले भी ज़िम्मेदारों पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी जो इमदादी कीमत है गंदम की, वो भी बढ़ा दी है। तो अब उधर से आप देखें ना, एक महीने का बिल दे रहे हैं 2 लाख रुपए, रेट भी उधर से यूनिट का रेट भी बढ़ गया है। पानी भी अब आप जिनके पास ट्यूबवेल अवेलेबल है वो तो ठीक है, जो साथ जो छोटे मोटे खरीद कर लगाते हैं, वो खरीद के लगाते हैं, उनको अब 1200 रुपया पर घंटा पड़ रहा है। बहुत अब महंगा ये हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा हो उधर गया। से डीजल भी बड़ा महंगा हो गया। डीजल भी महंगा हो गया, ये ज़िम्मेदार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया है। तो इससे इमदादी कीमत जो बढ़ी है वो तो फिर इधर से हुकूमत। ये वैसे जो इमदादी कीमत बढ़ी है, बिल्कुल इस कीमत से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, ये ठीक है, ज़ाहिर इससे ज़्यादा ऊपर लेके जाए तो फिर लोग कैसे खाएंगे ना। बिल्कुल ऐसे गरीब गंदम बंदे, ऐसा मामला है कि दोनों तरफ से आप काश्तकार हैं, गंदम प्रोड्यूस भी करते हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर भी है खुद भी आप ना। ऐसी है। बल्कि इस दफ़ा तो अजीब ही हाल हुआ कि हमारे जो किसान थे वो खुद लाइनों में लगे हुए हैं गंदम खरीदने के लिए, क्योंकि पैसे चाहिए थे, उन्होंने जो भी गंदम थी बेच दी कि भी चले खरीद लेंगे। सर वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये हुकूमत को कोई इसका प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब गंदम लगती है ना उस टाइम ज़िम्मेदार के पास पैसा नहीं होता, ना स्प्रे का ना खाद का, तो ऊपर से बिल का जो बोझ पड़ गया है 2-2 लाख 3-3 लाख, वो ज़िम्मेदार कैसे उसको, वो अपने जानवर बेचता है, कोई अपने ट्रैक्टर सेल कर देता है कि फसल को तैयार कर लेता है, उसके बाद जो है ना फिर उसकी आमदन शुरू होती है। उसके बाद फिर एक दूसरा मसला ये है कि जब ये फसल ख़त्म होती है, अगली फसल लगाने के लिए भी इतना खर्चा दरकार होता है, तो वो जिम्मेदार। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, अभी खर्चा बढ़ गया है ज़ाहिर है, लेकिन आमदन भी बढ़ रही है। हमको कंज्यूमर के एंड से देखें तो उसे हर चीज़ ही महंगी मिल रही है, बिल्कुल बहुत महंगी मिल रही है। सब्जियाँ अजनास फल हमें सस्ते मिलते थे, लेकिन अब जिस चीज़ को भी खरीदने जाएँ तो बड़ी महंगी है। तो वो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो काश्तकार को भी मिल रहा है ना जी। बिल्कुल उसकी जो इजाफी कीमत है काश्तकार तक पहुँच रही है। ये बताएं कि इस वक्त सुनने में आया है कि 3900 अगर रेट है तो काश्तकार को खड़ी फसल के 4200-4300 रुपये ऑफर हो रही है, ऐसा है? ऐसा है। वो जो है ना, ये जो आपके इंडस्ट्री में है, फैक्ट्रियों वाले, ये डायरेक्ट मिल रहे हैं ना जाके जिम्मेदारों से कि आप हमारे खड़ी फसल खरीद रहे हैं, खड़ी फसल खरीद लेते हैं, हमसे सौदा कर लें, आपकी जितनी आपकी होगी कि मन के हिसाब से आपके साथ रेट। इसका मतलब ये है कि ये जो नई फसल आएगी इससे भी कीमतें कम होती नजर नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्योंकि जो गवर्नमेंट हाथों हाथ जो बिक रही है, बिल्कुल हाथ, जो गवर्नमेंट रेट है इससे ऊपर तो जिम्मेदार को उधर ही दे रहे हैं ना। इससे पहले कभी नहीं सुना था कि ऐसे गंदम की खड़ी फसल बिकना शुरू हो गई। ये पहला मौका है कि गंदम की खड़ी फसल, क्यों जी मसला सब ऐसे है ना। तो ये तो बड़ा कंज्यूमर पर इम्पैक्ट आएगा, बड़ा खौफनाक। सर वो बेसिकली यही है कि मार्केट का इंटरनेशनल डिमांड जो है और सप्लाई इस तरह चल रही होती है, तो अब डिपेंड कर रहा होता है। हालांकि अगर देखा जाए लास्ट ईयर 2250 रुपये गवर्नमेंट ने रेट निकाला था, और परचेज भी हमने पूरा की साल जो है वो लोगों को तो जिस भाव आटा मिला है, ठीक है ना, उन्हें तो आटे दाल का भाव पता लग गया। वो तो जहरी बात है कि एक महंगाई एक तूफान पूरी दुनिया में आया। कोविड के बाद ये प्रॉब्लम चलना शुरू हो गया, अदरवाइज इससे पहले रेट आप देखें काफ़ी कंट्रोल थे। लेकिन इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो 3900 रेट जो है वो डिक्लेयर किया है गंदम का, और मेरा ख्याल है बड़ा हैंडसम रेट है, क्योंकि हमने गरीब को भी देखना है, जिसने एंड कंज्यूमर है उसको भी देखना है। अगर कुछ फार्मर ने कहा था कि नहीं ये 4000 या 4500 होना चाहिए, तो इसीलिए अगर इसको 4000-4500 तो गरीब जो उसने खाना है एंड कंज्यूमर को बेचारा पिस जाता है, नामुमकिन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो हम रस्ट का जिक्र कर रहे थे कि रस्ट की बीमारी का खदशा है, अगर बारिशें होती हैं तो पछेती फसल जो है उस पर रस्ट का खतरा है। वैसे अमूमी तौर पर गंदम की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जो अटैक करती हैं, और अभी रस्ट के अलावा भी किसी बीमारी का खदशा है कि उसका अटैक हो सकता है, और उसको अगर है तो मैनेज कैसे करना है? जी बिल्कुल, रस्ट जो है ये बेसिकली गंदम की पत्तों की बीमारी है जो पत्तों पे आती है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसमें भी सिट्टे की बीमारी भी है जिसको हम लूज समट कहते हैं। इसके अलावा दाने की बीमारी भी है जिसको हम बंट कहते हैं। इसके अलावा जड़ की बीमारी भी है जिसको हम रूट राट कहते हैं या जड़ का उखेड़ा कहते हैं। और ये बीमारी हर रकबे के लिहाज से या इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, प्रिवेल करती है। अगर हम ओवरऑल इस बीमारियों को जो है ना उसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जिस काश्तकार ने भी ख़ास तौर पे रस्ट से बचना है तो उसको अर्ली काश्त ही करनी होगी। अर्ली काश्त के अलावा और कोई हल नहीं है।
ये तो मैनेजमेंट हो गई, जी जी क्योर नहीं हुआ है। जी, ये नो, ठीक है। दैट इज द मैनेजमेंट। ठीक है। क्योंकि इसमें देखें जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, आज केमिकल्स के रेट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फार्मर अफोर्ड नहीं करता, हमेशा फार्मर इनपुट कास्ट को प्रेफर करता है। हम्म। जब अगर उसको अर्ली कास्ट से बीमारी से बचाव मिल रहा है तो वो क्यों स्प्रे करे, ठीक है। या उसको स्प्रे का खर्चा क्यों उठाना पड़े। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो उसके ऊपर दाने के ऊपर बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। अगर वो दानों की बीमारियों से बचना चाह रहा है तो वो सीड को ट्रीट करे, उसको ट्रीट करके लगाए, जो कि नहीं किया जा रहा। ठीक तो है। हम बीइंग अ साइंटिस्ट ये रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले अर्ली कास्ट, और दूसरे नंबर पे आपने सीड को किसी भी फफूंदी कोई जहर से ट्रीट करके आपने उसकी सोइंग करनी है। तीसरे नंबर पे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। अगर आप वो मौसमी सूरत हाल को देख के उस पर आप अपना स्प्रे करेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो उससे फिर नुकसानात जो हैं वो बेतहाशा होने के खदशात मौजूद अच्छा, होते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ जी, जी। बुखारी साहब, इसमें ये है कि अगर जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, इनके साथ साथ हमें खासकर जो हमारा फार्मर है ना, अगर आप इस लास्ट ईयर और करंट ईयर की हम सिचुएशन देखें तो हमारे फार्मर ने ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ डीएपी फर्टिलाइजर, तो उन्होंने डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा। डीएपी का इस्तेमाल ना करने की वजह से वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज़्यादा दोनों इस्तेमाल मसले करने थे, लगे। डीएपी मिल नहीं रही थी नहीं सर, और साथ साथ जो है वो महंगी दामों में मिल रही थी। डीएपी अवेलेबल थी, डीएपी हमने 100% कई अवेलेबल प्रोग्राम थी। किए कि अगर डीएपी नहीं मिल रही तो फिर करना क्या है। सर अभी भी आप मार्केट में चले जाएं, मार्केट तो में है। नहीं, इस वक्त डीएपी चाहिए अवेलेबल थी, चीज़ें। इस साल डीएपी अवेलेबल थी सर। इस साल डीएपी का इशू बिल्कुल भी नहीं रहा। ये आपको हमारे फार्मर बैठे हैं इनसे भी पता कर लीजिएगा, डीएपी अवेलेबल थी। अच्छा, बात हो रही थी वो प्रिकॉशनरी के बारे में। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब भी आप डिजीज़ को वेलकम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा। तो बिल्कुल। ये बहुत अहम रोल मतलब है, यूरिया का इस्तेमाल यूरिया का सोच समझ इस्तेमाल कर और ओवर इरिगेशन। ठीक है। आप अच्छा, पानी दोनों जो है, पानी अगर ज़्यादा देते पानी हैं, ज़्यादा देंगे यूरिया तब ज़्यादा भी, इस्तेमाल क्योंकि करते एक हैं तो माइक्रो दोनों सही। क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, क्योंकि डिजीज़ के लिए तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं। ठीक है। एक तो आपका पौधे का ससेप्टिबल होना चाहिए, ठीक है। डिजीज़ का प्रिवेल होना चाहिए, और तीसरा मौसम जो होना चाहिए। अब एक होता है मैक्रो क्लाइमेट पूरा, और एक होता है माइक्रो क्लाइमेट उस फील्ड का, उस एरिया का जहाँ पर हमारी गंदम लगी हुई है। ठीक है। जिस वक्त हम ओवर इरीगेशन करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन देंगे, तो वो प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी, लीफ का जो एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा पौधा बीमारी के खिलाफ बजाय के कवत मुदाफ़त करने के वो उससे ससेप्टिबल हो जाता है, वो वेलकम करता है बीमारी को, क्या कि मेरे ऊपर दूसरा हमला ये है करे। कि अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, खाद ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपका खर्चा भी ज़्यादा हो रहा ज़्यादा है। हो रहा है, और बीमारियों आपका को भी बिल्कुल वेलकम ऐसा कर नहीं रहे हैं। है। और यहाँ पे एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं ये ऐड करूँगा कि आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को रोकना है और पोटाश फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करना है। अच्छा, ठीक क्योंकि है। पोटाश जो है एक ऐसी जो है ना वो खाद है जो क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफा करती है और बीमारी के जो है उसके इम्कानात को कम करती है। ठीक है। ये जो सिटे की आपने बीमारी बताई है, तो ये सिटे की बीमारी का खदशा अब भी मौजूद है। जी बिल्कुल। अच्छा, जी इससे बिल्कुल। नुकसान क्या होता है ज़्यादा? इससे नुकसान ये होता है कि दाना जो है वो अंदर से काला हो जाता है, ठीक ठीक है, है। उससे आटा बिल्कुल नहीं बनता, उसका जो हाँ जी खोखला हो जाता है, ये हम जिससे देखते हैं अमूमन गंदम जो है ना वो घाई हुए पड़ी होती है और हाँ काली जी गंदम होती है। काली होती वो है इसी वजह गंदम, से बिल्कुल होती इस वजह से होती है। है। इस बीमारी को कॉमनली कहते क्या है? इसको बंट कहते हैं। बंट कहते जी हैं। बंट कहते हैं। अच्छा, इससे बचाव के लिए क्या है? इससे बचाव के लिए सीड ट्रीटमेंट। अच्छा, वो तो फिर इब्तदाई काम हो गया। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर कोई अटैक होता है तो नहीं, उसका कोई इस हल टाइम कोई नहीं है, क्योंकि हमारे ये प्रैक्टिस जो है की नहीं जाती सीड ट्रीटमेंट की। आप अगर आप मोस्टली फार्मर से पूछेंगे तो वो कभी भी गंदम के बीज को ट्रीट नहीं करते, वो ऐसे ही बगैर ट्रीटमेंट के उसको लगा देते हैं। कुछ फार्मर्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं, जबकि हम इसको मोस्ट रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज समझते ट्रीटमेंट हैं। बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी, जी। जो डॉक्टर साहब ने कहा है सीड ट्रीटमेंट जो है वो मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि पिछले साल मैंने जो जहाँ पे की है उसमें ये नहीं होता कि आपको उसका बीमारियों से बचाओ, उसमें एक और फ़ायदा ये है कि आपकी औसत पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब 8 से 10 मन का फायदा लाजमी 8 से 10 मन का फायदा हो बिल्कुल, जाता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी को ही उसको सीड ट्रीटमेंट अच्छा, कर रहे हैं, अच्छी आपने अच्छी कर रहे हैं। दवा अगर आप इस्तेमाल हल्की कर रहे हैं वो तो फिर नुकसान ही कर रहे हैं आप ठीक अपना। है, ठीक है। मैंने ये खुद भी इसको तजर्बा इस साल किया। मैंने सब किया उसको ठीक सीड है। ट्रीटमेंट करके फिर अच्छा, लगाया। मनीष साहब ये बताएं कि इस वक्त जो है ये अगर बीमारी इस तरह की रस्ट भी है और ये सिटी की बीमारी भी है, अगर ये हमलावर होती है बर्ड, तो आप क्या करते रहते हैं? आपके पास कोई फार्मूला है, कोई टोटके शोटके हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं? सर जो अच्छे फार्मर हैं हम साथ वाले दूसरों को भी बताते हैं कि एक ही स्प्रे करें, टिल्ट का कर लें, जो अच्छा स्प्रे है मल्टीनेशनल कंपनी का लेके वो कर लें। वो कहते हैं ना एक स्प्रे जो है ना आज की है ना, तो अगर आप हल्की स्प्रे करेंगे तो आप टैंकी आपके कंधे पे होगी, आप कर रहे हैं। अगर आप अच्छी कोई स्प्रे कर लेते हैं
तो आपकी एक बचत दवाई है, कर एक ले ही तो स्प्रे ठीक किया है। और जान छुड़वाई। अच्छा, ये गंदम की फसल के हवाले से काश्तकार का जो अमूमी रवैया है, हम ये देखते हैं, वो कहते हैं यार गंदम बस काश्त कर दो हो जाएगी, जल्दी काश्त कर लो बस हो जाएगी। तो जो कपास की फसल की जो सेंसिटिविटी होती है, जिस उसमें बड़ी हसासियत होती है, ये हसासियत ना हमें गंदम की फसल में नज़र नहीं आती। ना काश्तकार को हम देखते हैं कि वो इतना फिक्रमंद होता है जिस तरह वो बाकी फसलों के बारे में होता है, और वो परवाह नहीं करता। ये अमूमी रवैया है ऐसा काश्तकार का? जी सर, वही है ना, ये वहाँ पे देखा जाता है जिनके पास खर्चा अवेलेबल नहीं होता। जिनके पास होता है, जो अच्छे फार्मर है, वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने इसमें से फ़ायदा उठाना होता है। तो फ़ायदा उठाने के लिए वो जो पिछले साल मेहनत करते हैं उससे भी अच्छी मेहनत करते हैं। अच्छा। मतलब आगाही, जैसे ज़राती फार्म के लोग आते हैं, वो बताते हैं ये करो जी, पानी ना लगाओ, ये आते हैं, उससे वो फार्मर फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। मतलब कि ये नहीं है कि फार्मर बैठ जाता है, जो नहीं होते, जिनके पास खर्चा नहीं होता, बेशतर फार्मर को ये देखा है कि वो बेशतर वो फिक्रमंद नहीं होता गंदम की फसल के हवाले से। वो इस तरह होता है, वो कहता है चलो मेरे घर की हो जाए, चाहे बस बेचने वो के काफ़ी लिए है, वो ही काफ़ी है, इसलिए। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, इस वक्त जिस मरहले पर है फसल, आप यहाँ जनूब पंजाब में कब से काश्त ये बिजाई कटाई शुरू एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अगर मौसम हमारा कुछ थोड़ा सा जिस तरह ठंडा हो रहा है आगे, तो हो सकता है कि हमारी 15 अप्रैल के तक चली जाए, 15 अप्रैल के बाद चली जाए। और अगर खुदा ना खास्ता, तो मैं नहीं चाहता कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, तो क्योंकि कुछ पछेती गंदम है वो उससे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो तब शायद 10 अप्रैल के नज़दीक हो जाएगा। और दूसरा, आपने जिस तरह बात की थी ना कि करंट सिचुएशन के अंदर हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क्या करना चाहिए, तो मैं डॉक्टर साहब की बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। और इस तरह से कि जिस तरह हमारी ये सिट्टे की बीमारी है ना, जिसको हम लूज स्मट या बर्न का नाम देते हैं, इसका एक कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट लेगोटिटिकाई। हमारे फार्मर को चाहिए कि जिस खेत के अंदर इस तरह के सिट्टे मौजूद है ना, वो बराए मेहरबानी उस खेत का बीज बिल्कुल भी ना रखे, क्योंकि ये वहाँ से पाउडर फैलता है, ठीक है, सिट्टों में जाता है, और उस खेत के अंदर वो सब सिट्टे जो हैं उसके नज़दीक एरिया के वो कैरियर होंगे, तो ऐसे खेत का बीज बिल्कुल भी ना रखे। अगर मजबूरी बन जाती है तो उसको फिर सीड ट्रीटमेंट लाजमी हो जाता है, लाजमी तौर पर वो करें। एक प्रोग्राम का वक्त भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है, एक बात ज़रूर बता दीजिएगा, इस मरहले पर जो फसल है, इससे जो दस्तयाब फसल है, इससे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए क्या इस वक्त जो है हो सकता है जिससे हम चलो 2-4 मन पैदावार बढ़ा लें? इसका सबसे तरीकाकार ये है कि जिनकी अर्ली सोइंग है वो बराए मेहरबानी पानी की एप्लीकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर उन्होंने पानी की एप्लीकेशन कर दी, वो इस चीज़ को समझ लें कि उनकी 3 से 4 मन पैदावार कम हो जाएगी। क्यों? अच्छा, हाँ जी। मतलब और इसमें करना कुछ नहीं है, बल्कि नहीं करने से फसल अच्छी हो जाएगी। बस जो लेट है वो ज़रा वेट कर लें 2 से 3 दिन के लिए, कि अगर तो बारिश हो जाती है, स्पेल आ जाता है बारिश का, तो वो तो कुदरत के कामों में ना जिम्मेदार कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं होती, फिर एक लाइट सी इरीगेशन दे दे, अगर वो मिल्किंग स्टेज वो भी जो पछेती फसल है, बहुत ज़्यादा पछेती है, बहुत ज़्यादा पछेती, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करना, फसल को बस आप छोड़ दें। ठीक है। आप डॉक्टर साहब इस हवाले से कुछ दवाइयों को सामने रख के और बीमारियों को सामने रख के कि इस वक्त जो दस्तयाब फसल है, क्योंकि इस दफ़ा रकबा थोड़ा सा कम रह गया, तो हम पैदावार बढ़ा के उस कमी को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या सजेशन है? जी बिल्कुल, इस टाइम जो है जिस तरह से आपने बात की कि फसल को ना छेड़ें, ठीक है, जो आपकी अर्ली सोइंग है उसको तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर आपकी लेट सोइंग है तो उस हवाले से जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो ये कि बारिशों को देखें। अगर बारिशें एक्सपेक्ट हैं तो एक प्रिकॉशनरी स्प्रे ज़रूर करें। अगर बारिशें एक्सपेक्ट नहीं हैं तो जिस इरीगेशन जो है, जो नॉर्मल आपका एक स्केड्यूल है, उसको आप फॉलो करें। इसके अलावा किसी किस्म के कोई फफूंदी, कोई जहर या कोई जो है ना केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मलिक साहब, आप क्योंकि फार्मर हैं, ये सारे साइंटिस्ट अपनी जगह पर माहिरीन के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन जो बराह रास्त काश्तकार देख रहा होता है, जिस तजर्बे से गुजर रहा होता है, वो तजर्बा और किसी का नहीं होता। बिल्कुल। आपके ख्याल में इस वक्त जो फसल मौजूद है, उससे बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए काश्तकार को क्या करना चाहिए? सर वैसे तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, केमिकल की तो ज़रूरत है नहीं, वो तो जैसे मौसम का है उस पर है, पानी अब लगाना नहीं है। ओके, वही बिल्कुल यही है कि बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम की फसल में बात की, अगले मरले पर हम कोशिश करेंगे कटाई पर प्रोग्राम करेंगे, कटाई में क्या एहतियातें हैं जिससे हम गंदम के ज़िया को बचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।